हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एंड वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारी 8th क्लास की ज्योग्राफी का फाइनली आज लास्ट चैप्टर है और इसके साथ ही हमारी ज्योग्राफी फिनिश हो जाएगी तीनों साल की, यानी कि 6, 7, 8 की। और उसे आप बहुत अच्छे से क्या करें, रिवीजन करिए। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट करवाए थे उनको रिवाइज करिए। किस तरह से क्वेश्चन आपको वो घुमा सकता है, कहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये सारी चीजें मैंने आपको इन क्लासेस में बताई हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी रिवीजन करनी है। और आपको प्रैक्टिस जितनी हो सके, जितने क्वेश्चन की, ऐसे क्वेश्चन नहीं जो रिलेवेंट क्वेश्चन है, जो पीवाईक्यू है, जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, उन्हें आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। जिससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और जहाँ पे आप गलती कर रहे हो वो भी आपको समझ में आएगी, और जो गलतियाँ आप एग्जाम हॉल में कर सकते हो वो आपकी यहीं हो जाएंगी और आप उन्हें सुधार कर एग्जाम हॉल में अच्छे से अपना एग्जाम अटेंड कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, पढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो हमने संसाधन पढ़े थे। कितने संसाधन थे? तो हमने 3 प्रकार के संसाधन पढ़ाए थे, एक तो प्राकृतिक, एक मानव संसाधन और एक मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, तो हम यहाँ पर मानव संसाधन को टैकल करने वाले हैं, यानी कि मानव संसाधन के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस चीजों को अच्छे से हमें समझते हुए चलना है। ठीक है, कह रहा है कि लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन है। लोग यानी कि मनुष्य ही क्या है, मनुष्य ही अपने देश का या अपने प्रकृति का या किसी का क्या होता है, सबसे बड़ा संसाधन माना जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा संसाधन किसे मान रहे हैं, तो सबसे बड़ा संसाधन लोग यानी कि व्यक्तियों को सबसे बड़ा संसाधन माना जाता है। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब लोगों के लिए उपयोगी होती है, यानी कि जो प्राकृतिक हमें चीजें दे रही है, तो जिन चीजों का हम उपयोग कर रहे हैं, जो चीज हम हमारे उपयोग में आ रही हैं, तो वो उस समय हमारी प्रकृति की देन क्या हो जाती है, इम्पोर्टेंट हो जाती है। बट और सब जगह क्या हो जाता है, और सब जगह हमें क्या करना पड़ता है, लोग ही क्या हो जाते हैं, एक बड़ा संसाधन बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रकृति से जो हमें चीजें मिल रही हैं, जैसे हवा है, पानी है, इसमें हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं। बट अदरवाइज जो चीजें जैसे गैस हो गया, पेट्रोलियम मिला, उससे हमने पेट्रोल और गैस, ये सारी चीजें हमने बनाई हैं। यानी कि हमने जो मानव प्रोसेस है, मानव अपने दिमाग लगाता है, सोचता है, सोचने से ही हमने ये चीजें डेवलप कर पाई हैं, इनका यूज सीख पाया है। तो जो यूज हमारे माइंड में आते हैं वो एक मानव संसाधन हो जाता है। तो आई होप आपको मानव संसाधन क्लियर होगा। ठीक है, और मैंने पिछली क्लास में जहाँ पे मैंने संसाधन पढ़ाए थे, बहुत ही अच्छे से आपको तीनों चीजें क्लियर की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उससे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक चीजें हैं उन्हें हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं और अपनी उपयोगिता, यानी कैसे उपयोग करना है, उनके हिसाब से हम चीजों को क्या करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। तो मानव संसाधन अब क्या हो रहा है, तो मानव संसाधन क्या हो जाता है, एक बड़ा संसाधन हो जाता है। और मानव संसाधन ही क्या है, ये आपका अंतिम संसाधन हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको इन्हें याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं स्वास्थ्य शिक्षा। किसकी बात हो रही है, स्वास्थ्य शिक्षा अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं, यानी कि इन जो कैटेगरी है इनके अनुसार ही हम अपने संसाधनों का क्या करते हैं, विकास करते हैं। आगे कह रहा है कि अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है, यानी कि जो मानव संसाधन है, जैसे प्राकृतिक संसाधन हो गया, मानव निर्मित संसाधन हो गया, इनका जो वितरण है, इनका जो विभाजन है, इक्वल नहीं है, यानी कि समान नहीं है। इनका विभाजन जलवायु और उनके हिसाब से किया गया है। ठीक है, अपने आप हुआ है। लेकिन जो मानव संसाधन है वो भी क्या है, वो भी आपका समान रूप से वितरित नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अपने शैक्षिक स्तर, आयु, लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न है, यानी कि ये एक दूसरे से कैसे भिन्न हो जाते हैं, तो अपने शैक्षिक शिक्षा के आधार पर, आयु के आधार पर और जेंडर के आधार पर ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं, यानी कि जो उनकी संख्या है और लक्षण है वो बदलते रहते हैं। मान लीजिए आज हमारी क्लास में 60 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरी क्लास में 250 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बट कल क्या होगा, कल हमारी क्लास के स्टूडेंट बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। तो इस तरह की चीजें लगती रहती हैं। अब घट
घट कौन से जाएंगे? जिनका सीटेट क्वालिफाई हो गया वो बच्चे अपने आगे की तैयारी करेंगे, वो दूसरी जगह बैच ज्वाइन करेंगे, तो वो बच्चे इधर से हट जाएंगे। तो इस तरह से ये चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। पहले हम बॉक्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। ठीक है, भारत सरकार के अधीन क्या है? तो भारत सरकार के अधीन आपका एक मानव संसाधन मंत्रालय है, जो कि 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। ठीक है, तो भारत सरकार के पास जो मानव मंत्रालय है उसका निर्माण कब हुआ था? 1985 में। किसके लिए? मानव के कौशल को बढ़ाने के लिए, उनके पास क्या स्किल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण साधन हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये वितरण, वो वितरण का जो बता रहे थे ना, विभिन्न अलग अलग है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं, मेरे गांव में 1000 लोग हैं। वो कह रहा है आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं आपस में। तो उसने कहा विद्यालय में 500 है, गाँव में 100 है। अब ये कह रहा है मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। ये कह रहा है विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग रहते हैं, 1 अरब में कितने शून्य होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। तो इस तरह से वितरण को चीजें बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक क्या करती है? प्रशिक्षित करने का उद्देश्य बनाया था इसने। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौशल योजना क्या है? PKVI। ठीक है, PKVI अगर फुल फॉर्म पूछे तो आप बता सकते हो। 2015 में 1 करोड़ युवाओं को कब से कब तक? 2016 और 2020 तक क्या करना चाहती है? प्रशिक्षित करने की योजना बनाई थी। इस योजना में का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार कौशल की योग्यता को क्या करना था? प्रोत्साहित करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर हो रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, लाइक एंड शेयर करना है और कुछ नहीं करना। अब देखते हैं जनसंख्या का वितरण कैसे होता है। ठीक है, जनसंख्या वितरण कैसे होता है जानेंगे। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या का वितरण कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी पर लोग फैले हुए हैं, उस फैलाव को क्या कह रहे हैं? हम वितरण कह रहे हैं। आप देख पा रहे हो ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। यानी कि जो विश्व की जनसंख्या कितनी है? विश्व की कुल जनसंख्या का 90%, मान लो कुल जनसंख्या कितनी है? 100 है, और 100 का 90%, ठीक है, 100 का 90% कहाँ रहता है? अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग में रहता है। यानी कि जितना हमारा जमीन का हिस्सा है उसके 30% भाग पर हमारे देश की 90% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, 10% अलग जगह पर निवास करती है। तो ये इस तरह से जनसंख्या क्या कर रही है? आपकी निवास कर रही है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आई थिंक मैंने एक बार और ये चीजें आपको पढ़ा रखी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। जो विश्व का जनसंख्या वितरण है वो कैसा है? अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र में घने बसे और कुछ में विरल बसे क्षेत्र हैं। यानी कि कहीं जगह पे क्या है? कुछ घने क्षेत्र हैं और कहीं पे विरल बसे। घने मतलब जहाँ पे पास पास में चीजें हैं और घर बने हुए हैं। विरल मतलब जहाँ पे दूर दूर लोग रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि घने बसे क्षेत्र कौन कौन से हो जाते हैं, तो आपका दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप, उत्तर पूर्वी और उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि उच्च अक्षांशीय, कौन से? उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों और उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवत वन क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। यानी कि जहाँ पर उच्च अक्षांश है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है और आपके ऊंचे ऊंचे पर्वत है, वहां पे क्या होगा? वहां पे कम जनता रहेगी। भाई, जनता को जहाँ ज्यादा संसाधन मिलेंगे वहीं पर लोग ज्यादा निवास करते हैं, और जहाँ पर संसाधन की कमी होगी वहां पे लोग कम पाए जाएंगे। तो सीधा सा ये फंडा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा मैंने बताई थी आपको, विषुवत रेखा मैंने कई बार समझाई बहुत अच्छे से। तो ये पृथ्वी के बीचों बीच हमारी क्या निकलती है? विषुवत रेखा। इधर क्या होता है? हमारा दक्षिणी, और इधर सॉरी इधर होता है उत्तरी ध्रुव, और इधर होता है ना दक्षिणी ध्रुव। अब वो कह रहा है ध्रुव कह लो या उत्तरी वृत्त, कह रहा है विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा उत्तर में
बहुत जनसंख्या रहती है। यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, यहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, गंगा यमुना का आपका मैदान है और ये उपजाऊ खेती के लिए क्या करती हैं, हमें पानी वगैरह उपलब्ध कराती हैं। तो उत्तरी क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या का निवास है, किसके? दक्षिणी क्षेत्र की अपेक्षा। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग दो महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। यानी कि जो विश्व की कुल जनसंख्या है उसका आपका कितना हो जाता है? 3/4 सिर्फ दो महाद्वीप में रहते हैं। एक तो आपका एशिया महाद्वीप हो जाता है, एक आपका अफ्रीका महाद्वीप हो जाता है। मैंने कॉन्टिनेंट आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो हर चीज़ आपकी पिछली क्लास से क्या हो रही है, कनेक्ट होके चल रही है और हर चीज़ आपको क्लियर हो रही होंगी। उनका रिवीजन भी साथ साथ हो रहा होगा अगर आपने मन लगा के चीज़ें पढ़ी हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। यानी कि दो जो विश्व की कुल जनसंख्या है, 2/3 जनसंख्या आपकी दो महाद्वीप में एशिया और आपका अफ्रीका हो जाता है। फिर कह रहा है कि विश्व की जो 60% जनसंख्या है वो आपकी केवल 10 देशों में रहती है। कितनी? 10 देशों में। इन देशों में जो जनसंख्या, अधिकतम जनसंख्या है, लोग हैं, तो वो 10 करोड़, एक देश में 10 करोड़ के लमसम लोग रहते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो वो 10 देश कौन कौन से हैं तो आप देख पा रहे होंगे। चीन, सबसे ज्यादा आपको चीन दिखाई दे रहा है, फिर भारत, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, जापान। तो ये आपका जनसंख्या के वितरण के हिसाब से दिया गया है। तो एनसीईआरटी में जो दिया है वही आपको लगाना है। ठीक है, कहीं कहीं कह रहा है कि भारत की जनसंख्या बढ़ गई है, चीन से ज्यादा हो गई है, बट एनसीईआरटी में आपको क्या दिखा रहा है? चीन की जनसंख्या ज्यादा दिखा रही है, तो आपको चीन ही टिक करके आना होगा। ठीक है, तो ये आपके 10 देश हैं। इन 10 देशों को आपको याद रखना होगा। ज्यादातर सीरीज में पूछ लेगा तो दो चार याद रखोगे। सबसे कम जापान में है और सबसे ज्यादा चीन में है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखो इन्होंने ग्राफ में दर्शाया, जो एशिया में लोग रहते हैं, यानी कि एशिया में रहते हैं, उन वो कैसे हैं? येलो कलर के। तो आप देख पा रहे हो येलो कलर के बहुत ज्यादा हैं। फिर जो यूरोप में रह रहे हैं वो ऑरेंज हैं, दिख रहे हो। दक्षिण सॉरी अफ्रीका में पर्पल, और मध्य व दक्षिण अमेरिका में आपके ब्लू कलर के लोग हैं। उत्तर अमेरिका में लोग रहते हैं, यानी कि सबसे कम कहाँ? सबसे कम आपके ओसोनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में लोग सबसे कम रहते हैं। उसके बाद कहाँ हो जाते हैं? उत्तर। कम के हिसाब से पूछे तो आपका ये ग्राफ काम आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर हो रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज करनी है, वो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब जनसंख्या का घनत्व क्या होता है इसको हम अच्छे से जानेंगे, और कैसे क्वेश्चन बनता है वो तो चीजें हम आपको क्लियर कराते ही चल रहे हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व क्या है? पृथ्वी पृष्ठ की एक एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के पृष्ठ पर, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बन सकता है कि जनसंख्या घनत्व कैसे मापा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो वो होता है पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। कितने में? प्रति वर्ग किलोमीटर। मान लो ये वर्ग किलोमीटर है, इस एक क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, उस हिसाब से आपका क्या होता है? जनसंख्या घनत्व मापा जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है पूरे विश्व का? तो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि पूरे एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं? 51 किलोमीटर का घनत्व मापा गया है पूरे विश्व में। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो आपका दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में है। ठीक है, तो सबसे सीरीज में अगर पूछ लेगा कि पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे, तो आपका पहले पे हो जाता है आपका दक्षिण मध्य एशिया हो जाता है। क्या हो जाता है? दक्षिण मध्य एशिया। सेकंड में पूर्वी एशिया, और तीसरे में आपका दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाता है। ठीक है, अब भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। देख रहे हो कि एक वर्ग किलोमीटर में आपके कितने व्यक्ति रह रहे हैं? तो आपके 382 व्यक्ति, 382 लोग रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर के दायरे में। भारत की बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो वो आपके भौतिक
पहले आप भौगोलिक कारक देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। जनसंख्या वितरण, यानी कि जो जनसंख्या कहाँ कहाँ कितनी, कहीं ज़्यादा कहीं कम निवास करती है, तो उसका उसके रीजन क्या है। तो एक तो पहला रीजन आपका भौगोलिक रीजन हो जाता है। तो वो कौन कौन से, सबसे पहला हो जाता है आपका स्थल आकृति, यानी कि रहने की जो भूमि है वो उसकी आकृति क्या है उस पर निर्भर होता है। तो भौगोलिक कारक में आपका स्थल आकृति। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में कहाँ रहना पसंद करते हैं, मैदानी भाग में, कोई भी हो, ठीक है। क्योंकि क्षेत्र खेती, विनिर्माण, सेवा क्रियाओं के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। जैसे गंगा के मैदान में विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, कहाँ पर, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। देखो ये पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट हैं, आपको बिलीव नहीं होगा, मैं DSSB का मॉक टेस्ट दे रही थी, तो उसमें मुझे 6 क्लास की एनसीईआरटी से और 6, 7, 8 इन एनसीईआरटी से मिला के कई क्वेश्चन मिले हैं। तो अगर आप सोचो, अगर आप ये एनसीईआरटी इतने अच्छे से पढ़ रहे हो, इसे पढ़ने के बाद आप अगली एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो क्या होगा, आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इससे बहुत क्वेश्चन आपके आगे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये आपका बेस तैयार हो रहा है, और बहुत अच्छे से मेहनत कर लीजिए, क्योंकि एनवीएस का एग्जाम 30 सितंबर को डिक्लेयर किया गया है, और इसकी वैकेंसी आने वाली है। जैसे ही सीटेट का एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, आप उसमें एलिजिबल हो जाओगे। तो प्लीज़ प्लीज़ हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि बहुत अच्छे से मेहनत कर लीजिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। बस हर बार सीटेट पास करने में मत लगाइए, अपना समय मत गवाइए। बस थोड़ा सा टाइम बचा है, जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है वो फॉलो कर लीजिए। इसमें कोई भी मुझे मतलब ये नहीं है कि मेरा चैनल ग्रो कर जाए, मेरा चैनल ये वो, मुझे उससे कोई लेना देना ही नहीं है। आप देख रहे होगे कम से कम कितने महीने हो गए मेरे चैनल में, या सब्सक्राइबर ज़्यादा कुछ बढ़े नहीं है, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मेरे क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 भी है ना, तो वो 10 के 10 स्टूडेंटों को क्या सही गाइडेंस मिलनी चाहिए, और वो क्या हो, उनका इस साल अगर वो सीटेट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उनका इस बार 10 में से 10 स्टूडेंट का सीटेट क्लियर होना चाहिए। उन्हें सही गाइडेंस देना है, जो चीज़ें गलतियां होती हैं उन्हें बताना मेरा काम है, ठीक है। ये चैनल हमारा ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, ये डजंट मैटर, ये बात की बात है, क्योंकि हमें चैनल बनाना या चैनल से पैसे कमाना, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य अपने माँ बाप का सर ऊंचा करना है, यानी कि हमारे माँ बाप हमसे एक जॉब की आस लगाए बैठे हैं, हमारा भी एक सपना है, तो उससे हमें क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है। तो आपको जो गाइडेंस दी जा रही है वो एकदम रिलेवेंट है, और उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट आप ऐड कर सकते हो उसे ऐड ऑन करके और मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि इस बार आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए। जो मैंने स्ट्रेटजी वीडियो डाली है वो आप देख लीजिए। इसके बाद आप क्या है, आपको सोर्स लिमिटेड रखने होंगे और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। मान लीजिए आप कहीं जाते हो, कुछ चीज़ सीख रहे हो, तो उसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जब भी हमें उसमें पारंगतता हासिल होती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई होप मेरी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ये सारी चीज़ें मैं दिल से बोल रही हूँ, और आगे आपकी मर्जी है, जो आप सोचो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो क्या कर रहा है कि गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं। जो गंगा के मैदान है वो विश्व में सबसे घना क्षेत्र माना जाता है, वहां पे सबसे ज्यादा आबादी पाई जाती है। जबकि एंडीज है, अल्पस है, हिमालय जैसे पर्वत में कैसे विरल बसे क्षेत्र होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है विरल और सघन के लिए। तो सघन या घने में आपका मैदानी क्षेत्र आ जाता है, विरल में आपका एंडीज, अल्पस और हिमालय जैसे पर्वत आ जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जलवायु। तो पहला रीजन जो भौगोलिक था वो स्थल आकृति था। अब हम जलवायु की बात करते हैं भाई, जहां पर हवा पानी अच्छा होगा वहां लोग रहेंगे, ठीक है। तो लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे लोग क्या करते हैं, ज्यादा गर्म जलवायु और ज्यादा ठंडी जलवायु में कोई रहना पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो ज्यादा गर्म और ज्यादा ठंडी जलवायु, जैसे सहारा मरुस्थल हो गया, रूस के ध्रुवीय प्रदेश हो गया, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। यानी कि सहारा मरुस्थल में क्या है, आपकी बहुत गर्मी होती है, रूस के ध्रुवीय क्षेत्र हो गए, सर्दी पड़ती है, कनाडा और अंटार्कटिका में भी क्या है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। तो लोग क्या है, नॉर्मल जलवायु में रहना पसंद करते हैं, और आपका अत्यधिक ठंड और गर्म वाले इलाके में नहीं रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाता है मृदा, यानी कि भूमि, क्योंकि जब तक भूमि नहीं होगी, कृषि नहीं कर पाएंगे लोग, तो क्या खाएंगे, ठीक है। तो उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में क्या है, भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा कहाँ पर होती है, तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाती है। क्या हो जाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे,
इंपॉर्टेंट है पॉइंट, सारे इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपकी सीटेट में आएंगे, नहीं आएंगे तो आगे के एग्जाम्स में आपको जीके जीएस और अपने सब्जेक्ट में देखने को 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान से पढ़ते जाइए, ठीक है। तो भारत में जो भूमि है वो कहाँ पर ज्यादा उपजाऊ है? तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र में हो जाती है। चीन की बात करेंगे तो चीन में आपकी हवांग ही क्या है, नदी है उस जगह पर। और चोंगजियांग, ठीक है, चीन में हवांग ही और चोंगजियांग में उपजाऊ भूमि। और मिस्र में कहाँ है? नील नदी के उपजाऊ घने बसे हुए क्षेत्र हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब जल के आधार पर वितरण, तो जहां पर जल होगा वहीं पे लोग ज्यादा रहेंगे। तो जहां अलवणीय जल होगा, लवणीय और अलवणीय मैं पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि लवणीय जल हम लोग नहीं पी सकते हैं जो सागरों महासागरों में पाया जाता है। पर जहाँ पर अलवणीय जल ज्यादा उपलब्ध होगा, विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, यानी कि जहाँ पर नदी घाटियां हैं वहां पर क्षेत्र कैसे हैं? घने बसे हुए हैं, क्योंकि नदियों का जल अलवणीय होता है। जबकि मरुस्थल में विरल जनसंख्या वाले लोग रहते हैं। भाई मरुस्थल में क्यों रहेंगे? वहां तो पानी ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं खनिज, ठीक है। खनिज निक्षेप वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खान है, ठीक है। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका की जो हीरे की खान है वहां पे बहुत लोग बसे हुए हैं। मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों को क्या कर दिया है? लोगों के रहने के लिए प्रेरित कर दिया है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो जलवायु के हिसाब से आपका क्या हो गया, सॉरी, भौगोलिक कारक के हिसाब से वितरण कैसे होता है? तो वो स्थलाकृति नंबर 1, नंबर 2 जलवायु, मृदा, जल, खनिज, ठीक है। तो ये 5 टाइप हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका भौगोलिक के आधार पे हो जाता है। फिर आपका सामाजिक, संस्कृत और आर्थिक कारक भी हैं। तो अगर इसे आप ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनाओगे? तो जनसंख्या का वितरण दो रीजन से होता है। कैसे? पहला तो एक भौगोलिक कारण होता है और दूसरा आपका सामाजिक, संस्कृत और आर्थिक कारण होता है, ठीक है। भौगोलिक में आपका स्थलाकृति होगा, मृदा, जल, खनिज और ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर आपका जो क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक कारक में आपका एक आर्थिक कारक हो जाता है, एक सांस्कृतिक हो जाता है, एक सामाजिक हो जाता है। तो इस चीजें से इस तरह से आपको इन्हें याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आर्थिक कारण क्या है? जहां पर आपको क्या हो, रोजगार के अवसर प्राप्त हो, लोग बड़ी संख्या में वहीं रहना पसंद करते हैं। जैसे जापान में क्या हो गया, ओसाका, और भारत में क्या हो गया, मुंबई। दो घने बसे क्षेत्र हैं, इस चीज का ध्यान रखना। जापान का ओसाका और भारत का मुंबई, दोनों ही क्या है, घने बसे क्षेत्र हैं, ठीक है। फिर संस्कृत के आधार पर तो धर्म संस्कृति के महत्व वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे आपका वाराणसी हो गया, यरूशलेम हो गया, वेटिकन सिटी इसके उदाहरण हो जाते हैं, ठीक है। अगर पूछता है कि धार्मिक कारक के हिसाब से जनसंख्या किस देश में ज्यादा है या किस शहर में ज्यादा है, तो वो आपकी वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन हो जाती है। सामाजिक कारण जैसे अच्छे आवास हो, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा, अत्यधिक घने देश हो जाते हैं। उदाहरण के लिए पुणे में सबसे ज्यादा क्या है, घने ज्यादा लोग मिलेंगे। किसको चाहने वाले? आवास अच्छा हो, शिक्षा अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छी हो, तो वहां पर पुणे का नाम आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब ये जीवन प्रत्याशा एक शब्द है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं, तो वो किसे कहते हैं? यह उन वर्षों की संख्या जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। यानी कि जिस वर्ष में औसत व्यक्ति जीवित रह सकते हैं, वो उन वर्षों को क्या कहते हैं? जीवन प्रत्याशा कहते हैं। अब देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन क्या है। जनसंख्या परिवर्तन, ठीक है। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से, यानी कि एक निश्चित अवधि में जो चेंजेस आए हैं जनसंख्या में, उस परिवर्तन को जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है, ठीक है। जो जनसंख्या है स्थिर नहीं है, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसे कि 6.3 में दिखाया गया था। ऐसा वास्तव में जन्म मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। जो बढ़ना घटना होता है वो जन्म मृत्यु के चेंजेस के कारण होता है। मानव इतिहास की लंबी अवधि सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी, ठीक है। क्या 1800 तक क्या हुआ, जो विश्व की जनसंख्या है वो धीरे धीरे बढ़ी थी। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि वहां पे पहले क्या था, संसाधन ज्यादा नहीं थे हमारे पास। ऐसा इसलिए था क्योंकि उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में क्या थे, सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। और सन 1804 की बात करेंगे, सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब
और 150 वर्षों बाद कितनी हो गई थी? 150 वर्षों बाद यानी कि 1959 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 3 अरब हो गई थी। और जनसंख्या का विस्फोट कब हुआ था? तो जनसंख्या का विस्फोट कहते हैं किसे? इसे प्रायः जनसंख्या का विस्फोट कहते हैं। किसको? 1959 को। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और 1999 में यानी कि 30 वर्ष की अवधि में कम से कम जनसंख्या दोगुनी यानी कि 6 अरब हो गई थी। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति, औषधियों और मृत्यु दर का कम होना, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि जनसंख्या विस्फोट किस साल को कहा गया? तो 19 से 59 को। ठीक है, 1959 को क्या कहा गया? जनसंख्या विस्फोट कहा गया, क्योंकि पहले 1 अरब थी और सीधे 150 साल के बाद आपकी कितनी हो गई? 3 अरब जनसंख्या हो गई। तो 1959 को आपको जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जो जन्म है, जन्मों को किस में नापा जाता है? जन्म दर में। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है जन्म दर कैसे मापते हैं, तो जन्म दर कैसे मापते हैं? प्रति 1000 व्यक्ति में जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। यानी कि प्रति 1000 यानी कि 1000 व्यक्ति में जितने बच्चे जो जीवित हैं उनके हिसाब से आपकी जन्म दर मापी जाती है। ऐसे ही आपकी मृत्यु दर कैसे? तो प्रति 1000 पर मृतकों की संख्या। ठीक है, जीवित में प्रति 1000 पर जीवितों की संख्या और मृतक में प्रति 1000 पर मृतकों की संख्या। ठीक है, तो इस तरह से मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के लोगों में के आने जाने को प्रवास कहा जाता है। प्रवास का क्या होता है? जहां पर लोग आ जा रहे हैं किसी क्षेत्र में, उसे प्रवास कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जन्म और मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि जन्म और मृत्यु दर क्या एक प्राकृतिक कारण है, तो आप उसे सही करके आओगे, नहीं तो आप कहो कि नहीं ये तो गलत है। नहीं, ये सही है। तो जन्म और मृत्यु दर आपका क्या हो जाता है? एक प्राकृतिक रीजन हो जाता है। एक देश के जन्म और दर मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा कि एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसे प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं, क्या चीजें दी गई हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि का तीव्रता से बढ़ना है। यानी कि जो विश्व में जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसका मेन कारण है प्राकृतिक वृद्धि की दर में क्या? तीव्रता। ठीक है, प्रवास एक अन्य कारण है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, एक तो मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि हो जाती है और प्रवास एक दूसरा कारण हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लोग एक एक देश में अथवा दो देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, और अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। प्रवास किसे कहा जाता है? जो किसी एक क्षेत्र में लोग आने आते जाते हैं उसे प्रवास कहा जाता है। उत्प्रवासी उत्प्रवासी यानी कि वे लोग होते हैं जो देश को छोड़कर चले जाते हैं, वो उत्प्रवासी। अप्रवासी जो लोग देश में आते हैं, यानी कि दूसरे देश से जो हमारे देश, मान लो भारत का कोई नागरिक है वो अमेरिका चला गया तो वो उत्प्रवासी हो गया। अमेरिका का कोई नागरिक भारत आ गया तो वो अप्रवासी हो गया। आ मतलब आ गया। ठीक है, ठीक है, इस चीज से आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि का रीजन क्या हो जाता है? एक तो भीतरी प्रवास हो जाता है और एक अप्रवास हो जाता है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर जाने यानी कि उत्प्रवास के कारण क्या हुआ है? जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में कमी आई। यानी कि सूडान देश में लोग जो थे वो बाहर जाकर बस गए हैं, जिससे सूडान में क्या हो गई है? जनसंख्या की कमी आ गई है। तो पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर उत्प्रवास के कारण जनसंख्या घटी है, तो वो आपका सूडान हो जाता है। ऐसा कौन सा देश है जहां पर अप्रवास के कारण जनसंख्या बढ़ी है, तो वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। ठीक है, तो चीजें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति क्या है? कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से क्या करते हैं? अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। यानी कि जहां हमें संसाधन ज्यादा अच्छे मिलते हैं वहां चले जाते हैं। तो ये प्रवास की क्या हो जाती है? प्रवृत्ति हो जाती है। देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्र से कहाँ बस रहे हैं? नगरीय क्षेत्र में बस रहे हैं। अब ये अप्रवास क्या है देखेंगे, एक मिनट। अप्रवास, जब व्यक्ति नए देश में जाता है उसे नए
जब व्यक्ति नए देश में जाता है, नहीं, हाँ जाता है, मतलब किसी नए देश में जाता है, वहां के लिए वो अप्रवास हो जाता है, यानी कि भारत से अमेरिका से जा रहा है और भारत में आ गया तो वो अप्रवास हो गया। उत्प्रवास जब अपना देश छोड़कर जाता है वो अप्रवास हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मृत्यु दर कम है, एक मिनट, यहाँ पे मृत्यु दर ज्यादा है, सॉरी, मृत्यु दर कम है और जन्म दर ज्यादा है तो जनसंख्या वृद्धि होगी। यहाँ पर दोनों बराबर हैं तो जनसंख्या स्थिर होगी। और जब मृत्यु दर ज्यादा हो जाती है और जन्म दर कम हो जाती है तो जनसंख्या में कमी आती है। तो ये आप बेसिक से पॉइंट है, आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप क्या होते हैं, ठीक है, जानेंगे। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा सकती। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, ठीक है, केन्या में कहा है जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे क्या हो रही है, वृद्धि दर बढ़ रही है, ठीक है। अब अन्य देश जैसे कि आपकी यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर है और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है, ठीक है। जो जनसंख्या वृद्धि की दर क्या है, वो मंद हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जन्म दर कम है और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि में क्या हो रही है, मंद 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 बढ़ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखें जनसंख्या के संगठन क्या होते हैं, ठीक है। संगठन, जनसंख्या के संगठन। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर पर कुछ अंतर नहीं पड़ता। यानी कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उसका आर्थिक विकास पर कोई अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बात करते हैं, बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। यानी कि जो बांग्लादेश है और जापान क्या है, अधिक घने देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप में क्या है, विकसित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक संसाधन के रूप में लोगों को भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशा और व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की उनके इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जो जनसंख्या संगठन है वो जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। अब देखो, मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती है, दादी कह रही दादी का काम ये हो गया, मैं सेतु बनाता हूँ, मैं घर की देखभाल करती हूँ, मैं विवाह समारोह में गाना गाता हूँ, मैं कैंसर उपचार औषधि के लिए शोध करती हूँ, मैं किसान हूँ। तो प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए अलग अलग क्या हो सकता है, संसाधन हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगर चीजें क्लियर है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ओके। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं। यानी कि जो जनसंख्या संगठन क्या होता है, जनसंख्या संगठन किस लिए किया जाता है, तो उसमें हमें ये जानने में सहायता मिलती है कि कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और किस प्रकार के व्यवसाय में वो लगे हुए हैं, उनकी आय क्या है, उनकी स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की रुचिकर विधि, जो जनसंख्या संगठन की यानी कि जनसंख्या संगठन यानी कि इतनी सारी चीजों का अध्ययन कैसे किया जाता है, तो उस अध्ययन को कहते हैं जनसंख्या पिरामिड, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बन सकता है कि जनसंख्या को किस से मापा जाता है, किस तरह किस विधि द्वारा मापा जाता है, तो वो आपका जनसंख्या पिरामिड हो जाता है और उसे ही हम क्या कहते हैं, आयु लिंग पिरामिड कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित। उदाहरण 5-9 में देखिए, ठीक है। और आगे क्या है, आगे कह रहा है कि एक मिनट, कुल जनसंख्या प्रतिशत इन वर्गों में प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियों में विभाजित है। और जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है जहां बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे यानी निचले भाग में है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका जनसंख्या पिरामिड है, एक मिनट, देख पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको पुरुष का अनुपात दिखाया गया है, यहाँ पे स्त्री का अनुपात दिखाया गया है। तो देखो, स्त्रियां कुछ ज्यादा हैं और पुरुषों की संख्या कम है, तो इस तरह से ये अनुपात दिखाया है, जनसंख्या पिरामिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
और जनसंख्या पिरामिड को आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि यहाँ से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दिखाई गई है और जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्धि लोग 65 वर्ष से अधिक की संख्या को दर्शाता है, यानी कि जो नीचे वाली लाइंस हैं वो क्या करती हैं, नीचे वाली लाइंस आपकी 15 वर्ष से कम बच्चों की आयु को दर्शाता है। 1 मिनट मैं देख लूँ। हाँ, 15 वर्ष से नीचे की बच्चों की आयु को दर्शाती है नीचे वाली लाइन है, और ऊपर वाली लाइन है क्या, 65 वर्ष से अधिक जनसंख्या को दर्शाती हैं। जो ऊपरी आकार है वो 65 वर्ष से अधिक जनसंख्या को दर्शाती हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे। और मृतकों की संख्या को भी दर्शाती हैं। ठीक है, तो 15 वर्ष से कम बच्चों को निचली वाली लाइन दर्शाती है, और 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को ऊपर वाली लाइन दर्शाती है। और मृतक दर की संख्या भी क्या करती है, हमें पिरामिड से पता चलती है। ठीक है, फिर कह रहा है जब पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है, तो युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से कम आयु के आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर वो पूछता है कि पिरामिड में आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत कितने वर्ष के लोग आते हैं, तो जितने बच्चे आपके 15 साल से कम उम्र के हैं वो आपके क्या आ जाएंगे, आश्रित में आ जाएंगे, और 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग भी आश्रित वर्ग में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर आपने नहीं पढ़ा, मैं शायद हमने एग्जाम दिया था जब आया था ये क्वेश्चन, तो उसमें कई बच्चे लगाए आए थे जिसमें था 15 वर्ष से कम बच्चों को आश्रित में डाला गया है, और कई में डाला था कि 18 वर्ष से कम। तो बहुत से बच्चे 18 वर्ष से कम डालाए थे, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि 18 वर्ष से पहले आपको जॉब नहीं मिलती है, तो लोगों ने ये सोचा जब तक हमें जॉब नहीं मिलेगी हम आश्रित रहेंगे, तो 18 वर्ष लगाए थे, जो कि गलत हो गया था। पर आप लोग मत करना, क्योंकि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे क्या आते हैं, आश्रित में आते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। 15 और 65, यानी 15 से कम और 65 से ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे आधार पर चौड़ा और ऊपर तीव्रता से सकरा हो, यानी कि पहले चौड़ा और ऊपर तीव्रता से सकरा हो। तो ऐसा इसलिए है कि बच्चे बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन अधिकतर मृत्यु और शैशव काल में ही हो जाती है। कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वह वृद्ध लोगों को बहुत ही कम है। इसलिए केन्या का पिरामिड दर्शाया गया है। ठीक है, ये है केन्या का पिरामिड। आप देख पा रहे हो इसका आधार तो बहुत चौड़ा है, यानी कि जन्म दर तो अच्छी खासी हो रही है, पर ये देखो सीधा जाके तुरंत ये ऐसे बिल्कुल सुकड़ता ही गया, यानी कि यहाँ पे जन्म दर ज्यादा है। जन्म दर तो हुई है, पर मृत्यु दर भी यहाँ पर ज्यादा हो रही है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं जिस देश में मृत्यु दर विशेष रूप से, 1 मिनट, विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही हो और युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा हो, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहता है, और भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की जनसंख्या युवा सापेक्षा अधिक है। इसका अर्थ होता है कि मजबूत और वर्तमान बढ़ती श्रम शक्ति। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे, तो यहाँ पे देखो जन्म दर, और ये देखो हमारा ऐसे चौड़ा ऐसा जा रहा है। ठीक है, ऐसा। तो ये क्या है, ये आपका भारत का पिरामिड हो जाता है। तो भारत की पिरामिड की क्या खासियत है, एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। तो जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में क्या हो, कम हो रही है, युवा वर्ग का पिरामिड चौड़ा, जो युवा वर्ग का पिरामिड हो जाता है वो कैसा हो जाता है, वो आपका चौड़ा हो जाता है। और क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक क्या है, जीवित रहते हैं, और भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है, यानी कि यहाँ पे तो जन्म हुआ, यहाँ पे आपका जन्म हुआ, यहाँ युवा हुए, तो यहाँ ये ज्यादा दिन तक जीवित रह रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, भारत का पिरामिड हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। कम दर वाले जापान जैसे देश में के आधार पर पिरामिड क्या होता है, सकरा होता है। जो जहां पर जन्म दर कम होगी, तो यहाँ से ऐसे सकरा हुआ जाएगा, फिर चौड़ा होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये कहाँ का है, जापान का है। तो अगर पूछ ले या ग्राफ बना के दे दे, तो आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो कम जन्म दर वाले जापान जैसे आधार प्रणाली में सकरा है, और फिर घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच गए हैं, और कुशल उत्साही आशावादी सकारात्मक दृष्टि से जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसे संसाधन हैं, उन्हें योग और उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए, अवसर प्रदान करने के लिए, शिक्षित करने के लिए। तो जो सबसे अच्छा पिरामिड होता है वो यही होता है जो हमारे भारत का है। ठीक है, तो
केन्या में क्या है, केन्या में आपकी जन्म दर तो ज़्यादा है, पर यहाँ पर ऊपर जाते-जाते क्या होती है, मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। हमारे भारत में देखो जन्म दर और मृत्यु दर यानी कि त्रिभुजाकार बन रहा है, तो ये अच्छा होता है। और जहाँ पर जन्म दर कम है, फिर जन्म दर कम, फिर बड़ी संख्या, फिर ऐसे, तो ये जापान का हो जाता है। तो आपको आपको ये पिरामिड समझ में आ गए होंगे। तो ये था आपका आज का चैप्टर जो कि फिनिश होता है। और आपने इस चैप्टर में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं, यानी कि जनसंख्या, मानव संसाधन क्या होता है, कहाँ पर जनसंख्या स्थलाकृति के आधार पर, सामाजिक सांस्कृतिक के आधार पर कैसे जनसंख्या का वितरण होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ी हैं। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो फिर से बनाने वाली हूँ, जिससे कि कई बच्चों को सही गाइडेंस मिल सके। और अभी भी समय है, अगर जो बच्चे अच्छे से मेहनत कर सकते हैं तो वो अभी भी सीटेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेहनत करिएगा। अगर आप 4 घंटे पढ़ते हैं तो आप 6 घंटे या 8 घंटे पढ़िएगा, अपना टाइम बढ़ा दीजिएगा। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर जितने टाइम तक आपका अच्छे से मन लग रहा है, ये मन लगने का मतलब ये नहीं कि मेरा 1 घंटे मन लगा और मैंने अब नहीं पढ़ूँगा, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना है, मिनिमम से मिनिमम आपको पढ़ाई में टाइम देना है, जिससे कि आपका इस बार सीटेट क्वालीफाई हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और इनको आप अप्लाई करके अपना सीटेट क्वालीफाई कर सकें। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय। ये थे आपकी आज की क्लास।